Chalo, let's start. So good evening everyone. Where were we? We were on your P block elements. So we are starting with an inorganic chapter. हमने अभी तक एक भी ऑर्गेनिक का नहीं किया है, तो ये खत्म होने के बाद फटाफट हम ऑर्गेनिक का करेंगे एक चैप्टर स्टार्ट. So आपके सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स जो हैं हम सबसे पहले वो फिनिश कर लेंगे वेटेज के हिसाब से. तो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा वेटेज इनऑर्गेनिक की, इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक पे भी फोकस करना चाहिए हमें. तो फिजिकल पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. फिजिकल आपकी सेकंड नंबर पे, सबसे जो लेस है वो ऑर्गेनिक पे दिया जाता है आपकी चैप्टर वाइज. ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और ये जो है दिस इज़ एक्सट्रीमली, मतलब कि स्कोरिंग है बहुत ही आसान है, मतलब ना आराम से आप कर लेंगे. थोड़ा मेमोराइजिंग है और पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको. आप इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है 13 टू 18 है. पी ब्लॉक है आपके, जैसे पिछली बार बताया था, पी जो है आपका सब शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो मेन कितने ग्रुप्स होंगे? 6 जो हैं ग्रुप्स होंगे. ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18. ओके. So just go through the syllabus of P block elements, group number 13 to group number 18. ठीक है. आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है बिल्डअप करनी आनी चाहिए. पिछली क्लास में हमने की थी, तो आपको कहा गया था कि टेस्ट होगा, बट कल आई हैड टू गो समवेयर, आई वॉज नॉट हियर, सो यू वर क्वाइट लकी. तो आपको अब अच्छे से आ जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्डअप करना आपको रूल्स बताए गए थे, तो आई एम डैम श्योर आपको याद होंगे. और बाकी जनरल ट्रेंड्स एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये मत करना कि मक है, सोचना कि मक्खन की तरह हो जाएंगे फिजिकल और केमिकल. सोचते ना कि नीचे गए तो मेटालिक कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है जैसे जनरल ट्रेंड होता है वही होगा. इसमें जो है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है, डी ऑर्बिटल्स हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्टर्स की वजह से जो है कई बार नीचे वाली की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड है वो नहीं होती है. तो ठीक है, ये आपका सिलेबस है, एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, कोई एक्स्ट्रा वो मत कर लेना. डोंट टेक टू मच लोड. तो तभी मैं आपको कह रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से बिल्डअप करो, उससे सीखो. ठीक है. हम द वे वी वर ऑन ग्रुप नंबर 13. So we were on group number 13 containing boron, aluminium, gallium, indium, thallium, nihilmium. Nihilmium is it's a synthetic element. So अभी हमारी यहीं तक है. ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इट इज़ इंक्लूडेड इन ग्रुप नंबर 13. बट आपने जो है अभी तक थैलियम तक ही अपना कंसर्न रखना है, आपने थैलियम तक ही अपना जो है दिमाग चलाना है. बाकी इसको अब इसको नहीं देखना. तो ग्रुप बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है. ग्रुप नंबर 13 हम ये पूरे पी ब्लॉक का पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस. ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस. ठीक है. सो एज पर एज आई सेड, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बिल्डअप करनी आनी चाहिए. ठीक है ना. पहला कौन सा मेंबर है? बोरोन. हाँ जी, ये हाँ जी, गुड़िया. गुड़िया. यस मैम. हाँ जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ कैसे आप बिल्डअप करोगे. यस मैम. हाँ जी, पहले एटॉमिक नंबर बताओ, ये बताओ ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है. मैम 13 ग्रुप का है. हाँ ठीक है, ग्रुप नंबर 13. पीरियड, विच पीरियड? मैम थर्ड पीरियड. नहीं बेटा, सेकंड पीरियड है. अपनी स्क्रीन पे देख लो, ये हाइड्रोजन कटा हुआ है ना, ये फर्स्ट पीरियड है, हाइड्रोजन हीलियम. दिस इज योर सेकंड पीरियड.
हाँ अब बोलो अब बोलो, बोल दिया सेकंड पीरियड। पीरियड सेकंड है तो अब सेकंड पीरियड है तो इससे क्या पता चल रहा है? अनुष्का क्या पता चल रहा है कि पीरियड सेकंड है? चैप्टर नंबर 2 है, आपको कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेन मैं बात कर रही हूँ। एक न्यूमेरिकल है जो आप दे लिखते नहीं है 2 8 वगैरह, है ना? अच्छा ये क्या है? ये मैंने लिखा 2n²। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है ये कि हाँ पीरियड नंबर 2 है तो ये इसके बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है बोरॉन के बारे में? पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 13 है, तो क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कैसे क्या पता लगेगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा? कि मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्डअप करनी है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप और पीरियड क्यों लिखवाया? और ये क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये क्या लिखा है? जिसको आता है वो जवाब दो। मैम 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में जाएगा। नहीं बेटा, ये नहीं है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बोरॉन है ना आपका, उसका जो, हाँ ठीक है, आधी बात तो सही बोली, आपको पी बोलने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका बोरॉन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स जो है 2 है, उसके वैलेंस शेल का नंबर है 2। वैलेंस शेल का नंबर है 2। आप आधे रास्ते तो पहुंच गए। वैलेंस शेल जो है 2 ही उसमें शेल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, और ठीक है। और अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, तो एटॉमिक नंबर क्या है बोरॉन का? क्या है एटॉमिक नंबर? 5 है एटॉमिक नंबर, 5 है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब करो अरेंज। अब ये पता, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल कितने हैं? फर्स्ट शेल में कितने? अब आप हमने पता किया ना पीरियड 2 है, 2 सेकंड पीरियड है। इसकी जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता ना क्या है? NS2 NP1। तो उससे तो आराम से निकल जाएगा। NS2 NP1 जो है ये आउटर वैलेंस शेल के लिए है, अंदर और भी हो सकती है। NS2 NP1 N can be 1 2 3 depending upon the number of valence shell, outer valence shell। अब हमने बोला सेकंड ग्रुप है ये, सॉरी सेकंड पीरियड है, यानी कि सेकंड पीरियड है तो मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स 2 ही होंगे। और कौन कौन से शेल हैं? KLMN 1 2 3 कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? हमने हाँ, तो हमने लिख दिया 2 शेल, ये जगह बना दी मैंने 2 शेल की। एक बोला सेकंड पीरियड है 2 शेल। अब अकोमोडेट करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोला 5 है इसका अटोमिक नंबर, ये 5 अटोमिक नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है 5 है, डालने हैं इन दोनों में। तो डालो, पहले वाले में कितने डालोगे? 2 है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू 2। और दूसरे वाले में कितने डालोगे? 3 बेटा 2 नहीं 3 है ना। अब इसकी ऑर्बिटल 3, अब 3 तो है, 2 डाल दिए, 3 बच गए। इसमें मैक्सिमम कितने आएंगे? सेकंड वाले में कितने आएंगे मैक्सिमम? 6। बेटा फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? अब आप देख लो बेटा, खुद देख लो, ये आपका जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्पेसिफाई किया हुआ है ना आपके सिलेबस में। तभी मैं इस पे जोर लगा रही हूँ कि आपको ये आ जाए। चैप्टर नंबर 2 है, उसको पढ़ो दोबारा से, उसमें सीखो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना।
जो है फॉर्मूले ही आपको याद रह गए तो आपकी तो रास्ता आसान हो जाएगा। आप इतने मुश्किल रास्ते पे पैदल चल रहे हो, फॉर्मूले याद होंगे तो आपको लिफ्ट मिल जाएगी, आराम से हो जाएंगे। तभी मैं कहती हूँ फॉर्मूले जो हैं याद रखो, मुश्किल जितने भी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड, एक तो मुझे लगता है कई बार तो ये बंद हो जाता है। दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जो है शेल अकोमोडेट कर सकता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है? ये तो बेटा n स्क्वायर। हाँ, n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। अब पहले वाले में था 1 है ना, 2 1 into 1, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं आपके के शेल में, पहले वाले में। अब l की बात करो, l का तुम बताओ क्या है, कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? 1 बेटा ये सोफिया आप बताओ कितने अकोमोडेट कर सकता है आपका ये l वाला शेल है? मैम 1। 1। यस मैम। गुड़िया आप बताओ। मैम L 2 करेगा ना, 2। नहीं, मैक्सिमम नंबर। आप ये बोरॉन की बात भूल जाओ, कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है आपका, जो है सेकंड शेल है, सेकंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, वो मैक्सिमम नंबर। यहाँ तो बोरॉन में तो 3 बच गए ना, तो 3 तो कर सकता है, पर मैक्सिमम उसकी कितनी कैपेसिटी है करने की? वो और भी कर सकता है, तो कितनी कैपेसिटी है, कितने कर सकता है और? टोटल नंबर बताओ। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपकी स्क्रीन पे। अनुष्का आप बताओ। कुछ नहीं है, आपने n इज इक्वल टू 2 डालना है, आधा काम तो ये नीचे हो गया है, 2 ये है। मैम 3। बेटा आपकी स्क्रीन पे लिखा है, कुछ नहीं है, आपने कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो, n इज इक्वल टू 2 डालना है इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लगाना है आपने। तो 8 होगा मैम। हाँ ठीक है, मैम वेरी गुड। L के लिए तो n-1 होता है ना। नहीं बेटा, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो सब शेल हो रहा है ना, सब शेल। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मैंने बात ही नहीं की है, पहले n की बात कर रही हूं मैं। एक बार फिर से चैप्टर नंबर 2 है वो, उसका जो है फिर से पढ़ो, वो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। पहले n है, क्या होता है, पहले आपका प्रिंसिपल है, आपका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। जैसे सर्कुलर नहीं होते, जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ। अब ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जैसे आसान दिख रहे हैं ना आपको, सीधे साधे, वैसे है नहीं। एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी अकोमोडेशन होती है, जिसकी वजह से जो है सब शेल्स बनते हैं, जिसको हम एल कहते हैं। ये पहला वाला के एल एम जो भी ले लो, 1 2 3, ये आपका एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर जो है सब शेल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एनर्जीज। एस पी डी एफ, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एफ की, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद पी, जी एच भी होते हैं हायर जो हैं, हायर मेंबर्स में। सबसे ज्यादा आप इन्हीं से कंसर्न रखो, एफ तक ही रखो, अभी आपके लिए एफ ही ठीक है। ठीक है, तो आपके जो पहले प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, कितने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है ये। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जैसे कि कोई शेल है आपका, पहला वाला 2 ही अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा वाला 8, फिर इसमें तीसरे वाले में कितने होंगे, तीसरे वाले में बताओ, कितने होंगे तीसरे वाले में? 18। वेरी गुड। 3 3 कुछ नहीं, आपने बस ये फॉर्मूला लगाना, शेल का नंबर डालना है, ये मैक्सिमम नंबर है, यानी कि इतनी क्षमता है, बोल लो ना। अब जो है आपके एलिमेंट्स है डिफर करते हैं, उनमें जो है इलेक्ट्रॉन नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये जो है इसके नीचे या इसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके नीचे होंगे इलेक्ट्रॉन या इसके बराबर होंगे,
जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेट इट बी x, इसके नीचे होंगे या इसके बराबर होंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। और वही जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके सब शेल्स में है डिवाइड होंगे। पहला वाला है जो आपका, उसमें ऐसी सब शेल है ना, n-1 है, इसके लिए फॉर्मूला लड़की बोल रही थी ना, n-1 जो है आपका सब शेल, उससे एक नंबर कम है, 0 to n-1 इतने होंगे। जैसे फर्स्ट है पहले वाले का n इज इक्वल टू 1, 0 to n-1, तो n-1 तो पहले वाले का कितना होगा, 1 - 1 0, तो 0 के लिए क्या बोला हमने, s, तो पहला जो है आपका शेल है k शेल, उसमें सिर्फ s ही सब शेल है। दूसरा वाला n इज इक्वल टू 2, कितने होंगे, n इज इक्वल टू 2, n-1, 2 - 1 1, यानी कि 0 और 1, s और p, तो दूसरे वाले में s और p होंगे, तीसरे वाले में s p d है ना, चौथे वाले में s p d f। ये बस n-1 का फॉर्मूला है कि ये जो है आपका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, उसमें कितने एनर्जी अकोमोडेशंस है, और उन एनर्जी अकोमोडेशंस में एनर्जी वाइज जो है सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा, फिर जाते जाते जो है हायर सबशेल एनर्जी वाले सबशेल में फिल होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स। पहले एस में जाएंगे घुसेंगे, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में, जब चॉइस होगी उसके पास तो सबसे पहले वो लोअर वाले में ही घुसेंगे। पहले आह्वा प्रिंसिपल याद है ना, सबसे लोअर वाले में जो है फिल होंगे, लोअर एनर्जी वाले में, लोअर टू हायर। तो जो एल है आपका पहले एन के नीचे आएगा, फिर एल के अंदर जो है ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज डिनोटेड बाय दीज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाले। एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर भी था, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटिंग द कौन सी जो है स्पिन है, द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, एंड मतलब कि दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे टू लेसन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। कुछ पल्ले पड़ा? यस मैम। है ना, तो चैप्टर नंबर 2 है वो आपको रिकॉल करना है। मेरे हिसाब से उस चैप्टर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप का टेस्ट लेना चाहिए आपका ऑनलाइन। नेक्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, अब आप रेडी रहना। आप बोल लो अभी तो नहीं, अगले संडे को, अगले संडे क्या सैटरडे ही ले लो, अगर छुट्टी नहीं हुई, फेस्टिवल नहीं हुआ, तो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर ही टेस्ट दूंगी। चैप्टर नंबर 2 है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप कैसे करनी है, अच्छे से सीख लो। है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। बट डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अभी भी टाइम है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं ऐसा लगता है कि ऐसे मेरी नैया डूबने वाली, ऐसा मत सोचना, कर दो शुरू अभी। आप तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, बहुत फ़ायदा है। और ये चैप्टर है भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बिल्डअप करनी आ गई ना, फिर आपको मज़े आने लगेंगे। बस रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। पहले प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, फिर उसके नीचे जो है आपका सब शेल्स है, एनर्जी अकोमोडेशन है, एस पी डी एफ, फिर उन्हें एस पी डी एफ में जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। एस पी डी एफ में भी जो है अब डिफरेंट सब शेल्स के अंदर है डिफरेंट जो है ऑर्बिटल्स हैं। एस में 1 है ना, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है, ऐसे ही 9 11 इस तरीके से। अभी हम डी तक ही अपनी बात रखेंगे। फिर उसके बाद है एक ऑर्बिटल के अंदर जो है डिफरेंट स्पिन्स हैं, -½ +½ है ना। फिर आपने जो है कि आप ये एल टोटल नंबर ऑफ जो है एल दैट कैन बी अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, उसके लिए वैल्यू है n-1, 0 to n-1 सॉरी। n-1 तो मैं तो लिखती हूँ ना, जैसे मान लो 3 - 1 2, यानी कि 0 1 2 अपने आप ही, तो 0 to n-1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to 0 to +L, जैसे कि आपका 1 आ गया, 1 है ना, 1 L इज इक्वल टू 1 -1 0 +1, L 1 है ना, तो P की 3 ऑर्बिटल्स है ना, और ये जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ये एक ऑर्बिटल में जो है +½ -½ यही वैल्यू आएगी। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है, उसके जो है वैल्यू कैलकुलेट की गई -½ +½ दैट इज वाई।
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप करना सीखो सीखो। तो अभी आपकी स्क्रीन पर है। Now first of all we will move to the physical properties of group 13 elements. फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। ओके, क्या फर्क है एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई में? एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में क्या फर्क है? कुछ नहीं है, एक न्यूट्रल एटम के लिए दूसरा चार्ज एटम के लिए, कटाइन या अनाइन। आयनिक रेडियाई, इतनी सी बात है। और पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था जो है आपके ग्रुप 12 के साथ अगर आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ग्रुप बोरॉन वाले जो बोरॉन फैमिली है छोटी होगी कि बड़ी होगी एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2? बेटा छोटी होगी, है ना? मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the atomic size it decreases. एटॉमिक साइज है आपका। एटॉमिक साइज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपनी नज़र यहीं पे रखो। ये आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लो अभी ना। बोरॉन का 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, गैलियम का 31, इंडियम 49, थेलियम 81। ओके, दीज आर दी एटॉमिक मासेस। यानी राउंड ऑफ करके आप लिखते हैं यूजुअली। एक्चुअल एटॉमिक मासेस जो है ग्राम्स पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जिनके साथ आप कंसर्न्ड है। अब ये देख लो, सेकंड ग्रुप का तो सेकंड जो इसका वैलेंस शेल, थर्ड ग्रुप का थर्ड वैलेंस शेल, 3d10 4s2 4p1। यहाँ पे इसे लिखा गया क्योंकि सबसे पहले 4s फिल होगा फिर उसके बाद 3d। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन इट स्पेसिफिकली हियर, है ना? ऑफ वर्क प्रिंसिपल याद रखना। अब यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न क्या है? एटॉमिक रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस या फिर बोलो आयनिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली, दे आर लेसर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ फैमिली। ठीक है, आपके ग्रुप नंबर 2। जो कि आप जानते होंगे ना रीजन जिसका कि क्यों डिक्रीज कर रही है ना? सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, आपको पता होना चाहिए ना। आप डोंट टेक दैट हेडेक। ओके, अब ये जो है, अब आप बोलेंगे मैंने क्या पूछा था पिछली बार? ग्रुप नंबर जो है 13, कोई भी ग्रुप है उसमें एटॉमिक साइज को कैसे जो है ट्रेंड उसका क्या होता है? डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप आपका जो है एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है ना? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा। जैसे देखो ना 2 3, यहाँ पे 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल। तो यानी कि जितना शेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा ना। तो अपनी स्क्रीन पे देखना जरा, कुछ गड़बड़ी है, इंक्रीज कर रहा है। 85 से 143, वेल एंड गुड, इंक्रीज किया। 143 से 135 ये तो घट गया, ऐसा क्यों? देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन एटॉमिक एंड एज वेल एज आयनिक रेडियस व्हेन वी गो फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो एक शार्प इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद घट जाएगा, फिर उसके बाद अगेन जो है जनरल ट्रेंड है आपका इंक्रीज करने का फॉलो होगा। बट यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है, 160 से और 170 के बीच ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे काफ़ी फर्क है ना? और यहाँ पे तो घट गया जो है उल्टा ही, ऐसा कैसे हो गया? मैम क्योंकि डी ब्लॉक इफेक्ट कर रहा है। हाँ, डी जो है आपके डी सबशेल्स हैं, आधे तक पहुँच गए हो। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके एक्सेप्शंस कि इस ग्रुप में जो है एटॉमिक रेडियस की एनोमलीज जो हैं, एनोमलीज यानी कि जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे डिफरेंट। सबसे पहले है कि देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस एज वी गो फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम।
वाई डज इट हैपन? जो आपका एल्यूमिनियम एटम है ना, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एटम, उसमें जो है काफी ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट है 8 इलेक्ट्रॉन्स के। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 283। अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन, इसकी 23 है, इसकी 283। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छी शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना, अच्छी शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे ये जो है बाहर वाले 3 को, जिसकी वजह से जो है ये जो न्यूक्लियस जो है, जो बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से अपने न्यूक्लियर चार्ज से उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा मूवमेंट फील करते हैं। बट इसके केस में ऐसा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे बाहर के 3 वालों को, इस वजह से जो है ये अपनी तरफ उन्हें ज़्यादा जो है अट्रैक्ट कर सकता है, जिस वजह से आपका जो है ये अपनी इसका रेडियस भी कम है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। देयरफॉर द एटॉमिक रेडियस इज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपका, तभी आपका मोर है काफ़ी, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उससे थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज कर गया, नहीं तो जनरली थोड़ा बहुत ऐसे 10-20 का डिफरेंस होता है, ये काफ़ी इंक्रीज कर गया, दोनों के बीच में काफ़ी फर्क है। ये देखो जरा इनके बीच में, है ना, यहाँ पर भी वही सेम रीज़न है, 135 167 इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है हद से ज़्यादा अंदर वाले। अब ये दूसरा देखना, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है 143 से 135 कैसे चला गया, घट कैसे गया। तो बात ऐसी ना कि बच्चे डाउन द ग्रुप है ना आपका, एटॉमिक रेडियस हमारा एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इंक्रीज करेंगे, ये डाउन द ग्रुप है, ये इन्होंने ऐसे लिख दिया तो पीरियड लग रहा है, ये डाउन द ग्रुप ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सोच रहे हैं कि आपका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ तो घट गया, ऐसा क्यों? The decrease in atomic radius of gallium with 135 picometer of atomic radius as compared to that of aluminium, it is because of the 10 elements of first transition series। आपको पता है ये जो है if you see the periodic table, एल्यूमिनियम और गैलियम ट्रांजिशन सीरीज के जो है इन दोनों के, अब यहाँ पे जो है मैग्नीशियम के इस बात सीधा एल्यूमिनियम आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो कैल्शियम और गैलियम के बीच में जो है ये भी आ रहे हैं, ये 10 एलिमेंट्स है ट्रांजिशन सीरीज के, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी जो हैं 3D सबशेल में फिल होता है ना, आपने पर देखा स्कैंडियम का 3D1 3D2 इस तरीके से, बाकी बीच में कुछ डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, जिंक जो है कॉपर वगैरह जो है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन को बनाने के लिए जो है इधर उधर 3D3 है ना, बीच बीच में है 3D1 3D2 3D4 इस 3D5 जो है इस तरीके से। पहले ये 3D इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो जो है आपके 2s2 है, फिर उसके बाद है 3p1 है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम और कैलियम के बीच में है 10 जो है आपके ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें जो है आपका 3D सबशेल जो है उसकी फिलिंग होगी। 3D सबशेल के 10 जो है आपके 5 ऑर्बिटल जो है 10 जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम जो फिल होंगे। अब जो है आपके डी ऑर्बिटल है, आपको पता ना एस साइज के मामले में जो है, साइज और एनर्जी के मामले में जो है ये ट्रेंड फॉलो होता है, एस है सबसे छोटा, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है ना, और जैसे जैसे जो है शेल का नंबर भी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इनका साइज भी इंक्रीज करेगा साथ साथ में, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनका साइज है पी ऑर्बिटल से ज़्यादा, डी ऑर्बिटल जो है उनका साइज है पी ऑर्बिटल से ज़्यादा, ठीक है। जो जिसकी वजह से जो है आपके इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके अंदर के जो डी सबशेल्स है ना, अंदर के जो डी सबशेल्स है 3D वाले जो है ना, मतलब कि वो जो है वो शील्ड नहीं कर पाएंगे। डी ऑर्बिटल्स जो हैं दे हैव लार्ज साइज देन पी ऑर्बिटल्स, द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट हैव सफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट टू काउंटर द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। बाहर के 4p वाले ना, आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। थ्री डी 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैसे तो हम जो है सबसे पहले 4s की फिलिंग करेंगे, है ना, लोअर इन एनर्जी है, फिर 3D की फिलिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 4p1 है। बट जो है आपके ये तो 3D यहाँ पे जो है 3D वाले ना, अब S वाले 3D वाले जो हैं इनका साइज एक तो इतना बड़ा, ऊपर से जो है थर्ड शेल वाले
थर्ड शेल जितना ज़्यादा, तो शेल का नंबर इंक्रीज करेगा, ऊपर से है भी इतने बड़े, जिस वजह से इनमें जो ये जो है अंदर के जो है न्यूक्लियस से ना इनके जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इनके मतलब कि थ्रू चला जाता है, मतलब कि इतना अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएंगे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शन, एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाएंगे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर 3D electrons which are not present in aluminium but are present inside gallium. That is why the outer electrons जो हैं, outer electrons, जब इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे ना तो डालने की बारी डेफिनेटली हम जो है पहले 4s में डालेंगे फिर 3D में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे ना तो हमने पहले 4s, पहले 4p, और ये आउटर यही वैलेंस शेल है, इसी में से निकलेंगे 4s 4p में से। अब ये जो है 4s 4p they are getting attracted to the nucleus because of poor shielding effect of d orbitals and that too n is equal to 3। अब आपको पता ना 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, फिर 3 की, अब 3 से एक तो शेल है, ऊपर से d ऑर्बिटल, तो कितना बड़ा साइज होगा, जिस वजह से न्यूक्लियस की जो रेज है, अब रेज ही मान लो ना, रेज नहीं, ऐसे एक्चुअली में नहीं होता है, मैं अपनी तरफ से डिफाइन कर रही हूँ, पहुंच रही है, आपको समझ आ गया ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील कर रहे हैं, न्यूक्लियस जो है वो डी ऑर्बिटल्स की खिड़की से उनको देख पा रहा है अच्छे से, जिस वजह से उन पे नजर रख पा रहा है और उसका उन पे जो है दबदबा है, जिस वजह से जो है गैलियम का साइज है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम घट गया। ठीक है, अब हम आगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज पे। तो ठीक है, नोटिस कर ये कर लेना, ये याद रखो कि क्या ट्रेंड है आपका। दिस इज द एटॉमिक रेडियस, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, इसको याद रखना, भूलना मत। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो है पहले बोरॉन है, बोरॉन से बड़ा गैलियम है, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम है, इंडियम से बड़ा थेलियम है। अब ये इंडियम है ना, इसमें जो है शेल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो है एल्यूमिनियम जो है इसके सामने जो है छोटा नहीं हो पाता। इसका जो साइज है एल्यूमिनियम से जो है बड़ा ही रहेगा ड्यू टू हाई नंबर ऑफ शेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 5 शेल्स है ना इसमें, 5th ग्रुप का मेंबर है। दैट इज वाई कि अब आप सोचेंगे ना इसमें भी तो डी है, ये क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ? डेफिनेटली होगा, डी सबशेल की यहाँ पे जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी, बट ये एल्यूमिनियम के मुकाबले वो छोटा नहीं हो पाएगा, जिस वजह से बाकी जो है ट्रेंड है वो रेगुलरली फॉलो करेंगे, है ना। सबसे पहले बोरॉन आएगा, फिर गैलियम आएगा, ये मैं पूछ लूँगी, गैलियम आएगा, गैलियम के बाद आपका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के बाद आपका इंडियम आएगा, इंडियम के बाद आपका थेलियम आएगा। ठीक है, ये याद रख लेना, ये भूलना मत। ओके, है ना। थेलियम का साइज इज मच मोर एज कंपेयर टू इंडियम। बाकी आयनिक रेडियस भी सेम ही है, वही सेम जो है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की आपकी बात करते हैं। अब दूसरा सबसे हमारा जो है मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप, उसका क्या ट्रेंड होगा, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा? मैम डिक्रीज करेगी। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घटेगी, और ऐसा क्यों होगा? जेड इफेक्टिव से। ये एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। एटॉमिक साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाँ, जो है पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि हमें एनर्जी जो है लगानी है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने की। इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें तोड़ना है बॉन्ड न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है न्यूट्रल एटम में, यानी कि उसका पार्ट है, हमें उसे निकालने के लिए खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो पॉजिटिव में आएगी ना। तो जो एनर्जी हम लगा रहे हैं, है ना, अब जितना बड़ा आपका एटम होगा उतना ही ज़्यादा उसकी न्यूक्लियस से दूरी और उतना ही कम अट्रैक्शन और उतना ही आसानी से हम इलेक्ट्रॉन जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो पहले ही दूरी पर है,
जिनके बीच में पहले ही ज़्यादा दूरी है, जिनके बीच में पहले ही ज़्यादा दूरी है, वहाँ उनमें से उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इज कंपेरेटिवली इजी एज कंपेयर टू द वन वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस। दैट इज वाई जो आपके जो छोटे वाले एटॉमिक रेडियस के आपके जो एटम्स हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू उनकी काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज वाई अलॉन्ग द पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस and down the group it decreases due to increase in the number of shells and therefore atomic radius। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 की बातें हैं, आपका पीरियोडिसिटी वाला। सो यू मस्ट बी क्लियर विद दैट। नाउ नोटिस द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आपने बोला कि घटनी चाहिए, 801 है, ठीक है, 577 ठीक है, 579 ये तो बढ़ गई थोड़ी सी, फिर आई 558 घटी, फिर बढ़ गई 589, ये क्या हो गया? ठीक है, अब हम बोलेंगे सबसे पहले क्या है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, एक और चीज़ है, सबसे पहली बात, हाँ, ग्रुप नंबर 2 के साथ इसका कंपैरिजन, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें गलतियां भी होती हैं ना कई। अच्छा, ये बताना कि चलो बोरॉन और बेरिलियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, मैंने बोला ना आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट टेंड्स टू आयनाइजेशन एंथैल्पी टेंड्स टू इंक्रीज और मूविंग इन अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, है ना। तो बोरॉन और ये जो है बोरॉन और बेरिलियम, लेट अस कंसीडर ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम एंड ग्रुप नंबर 13 बोरॉन, ये जो है इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? बोरॉन। अपने अपने आंसर दो सारे। ग्रुप नंबर 2 है ना, ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 13 है। मैम बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम। क्यों? रीजन? बेरिलियम की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। हाँ हाँ, है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 स्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज फुली फिल्ड। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी में स्पेशल केसेस बताए थे ना कि जनरल ट्रेंड तो होगा कि आपका लेफ्ट से राइट जाने पर, जनरल ट्रेंड है कि आपका लेफ्ट से राइट जाने पर जो वैल्यूज है आयनाइजेशन एंथैल्पी की इंक्रीज करेंगे। बट कुछ केसेस में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके बोला था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन हीरो बिहाइंड द चेंज इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहां पे भी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है आपके सब शेल्स होंगे, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो है ज़्यादा स्टेबल और उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि वो बहुत स्टेबल होंगे। अब आपके बेरिलियम है फुली फिल्ड, है ना, एस ऑर्बिटल है इनका, आउटर ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल इज द आउटर ऑर्बिटल इन दिस, एस ब्लॉक के मेंबर है ना, एस ऑर्बिटल इज द आउटर वैलेंस शेल एंड इट इज फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। दैन दीज आर, इनका क्या है, इनका S2P1, S2NS2NP1, है ना, तो इनका तो ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, जिस वजह से इस रीजन के कंपैरिजन में ड्यू टू स्टेबल हाफ फुली फिल्ड outer orbital electronic configuration, the elements of group 2 they have higher ionization enthalpy, higher value of ionization enthalpy as compared to the group number 13। ठीक है, तो जो जनरल ट्रेंड था उससे जो है ये डिफरेंट है। वैसे से यही सेम केस जो है आपका इस जो है 15th ग्रुप में भी चलेगा। अब बोलेंगे ग्रुप नंबर 15 है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 वालों से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है ना, बोरॉन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, बेरिलियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बोरॉन। ठीक है,
और दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हैं कि जो आपके 2s इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक तो एनर्जी, साइज और पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब कि कितना न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव है आपके ऑर्बिटल्स का। अब ये SPDF एनर्जी in terms of energy, in terms of size and in terms of penetration power। penetration यानी कि कितना वो न्यूक्लियस की तरफ जो है खींचते हैं। दी सबसे पहले एनर्जी और साइज के मामले में ये ट्रेंड है SPDF, यानी कि सबसे ज्यादा ये SPDF इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड साइज, यानी कि F की ज्यादा एनर्जी, फिर कम D, फिर कम P, फिर कम S, और एनर्जी और साइज के कंपैरिजन में भी यही। लेकिन पेनिट्रेशन के मामले में उल्टा है। पेनिट्रेशन में जो होगा सबसे ज्यादा एस जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ जो है खुद जो है अट्रैक्ट होंगे। पी पेनिट्रेट होंगे। पेनिट्रेट का मतलब तो आप जानते हैं ना, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद एफ, है ना। ये जो है ट्रेंड है। नहीं तो आपके साइज और एनर्जी वाला जो है उल्टा है। साइज एंड एनर्जी, दिस वन इज फॉर योर साइज एंड एनर्जी एंड दिस वन इज फॉर योर पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना। तो आप दो रीजन दे सकते हो कि जो है आपके ग्रुप नंबर 2 से ज्यादा की जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी है, व्हाई इट इज मोर एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 13, बिकॉज ऑफ दी सबसे पहला क्या रीजन था, स्टेबल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फुली फिल्ड, स्टेबल फुली फिल्ड आउटर शेल, वैलेंस शेल, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सिमेट्री है ना आउटर में और फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में, सिमेट्रिकल जितना उतना स्टेबल। और दूसरा रीजन है ये है क्योंकि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन एस है ना, एस वाले में, और एस और पी में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर एस की है, एंड दे फील मोर अट्रैक्शन टू न्यूक्लियस, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। आपको पता भी है ना, एस वालों की एनर्जी जो है वो लोअर है एज कम्पेयर टू पी, है ना। दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन्स एस में है वो ज्यादा स्टेबल फील करेंगे एज कम्पेयर टू पी, और पी से डी से ज्यादा स्टेबल पी में करेंगे, एफ से ज्यादा डी में करेंगे, ठीक है। एनर्जी वाली साइड नहीं जाना चाहते, लोअर एनर्जी की साइड जाना चाहते हैं, बस ये बात है। अब इसमें भी जैसे एटॉमिक रेडियस में गड़बड़ हुई, वहां पे the same anomalies can be said for your ionization enthalpy. First of all, let us take a look at the values of ionization enthalpies. First, second and third ionization enthalpies are given. So, सबसे पहले हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे जो है। अब आपने क्या बोला, डाउन द ग्रुप है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एंड एटॉमिक रेडियस, है ना। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, सबसे पहले जो डिक्रीज करी, फिर हल्की सी इंक्रीज कर गई, फिर डिक्रीज करी, फिर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। व्हाई दिस इज दिस सर्टेन एनोमली, देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट की बात कर रही हूँ अभी मैं, फर्स्ट की, ठीक है। देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी as we move from boron to aluminium, ठीक है, as we move from boron to aluminium in the same group। सबसे पहले तो उन्होंने इन दोनों के बीच की जो है शार्प डिक्रीज के बारे में बताया। यहाँ पे जो है शार्प इंक्रीज हुआ, रेडियस में इंक्रीज हुआ, लेकिन जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो है शार्प डिक्रीज हुआ। इसको भी हमें जो है पढ़ना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपके गैलियम, इट इज स्लाइटली हायर then the same trend is observed when we move from indium to thallium, ठीक है, काफी जो है हायर है, जो कि घटनी चाहिए थी। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात है कि द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, विच इज क्वाइट एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहा है ना, बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज बिगर देन दैट ऑफ बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम का साइज बिगर है, बट द एलिमेंट गैलियम, अब यहाँ पर भी वही 5d इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके, उसने जो है वो भांजी मतलब कि अपनी जो है वो दबदबा बना लिया। 5d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है इसमें जो है काफी जो है एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है उससे अलग हो गए।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो पहले वाला तो क्वाइट एक्सपेक्टेड है आपका, बोरॉन टू एल्यूमिनियम जो जा रहा है ना। अब ये जो है यहाँ पे 5d इसके डी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा की तरह ना जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड से उसको अलग लेके जा रहे हैं आपके गैलियम को, कि जो जो मतलब कि घटना चाहिए था। डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क है बट यहाँ तो बढ़ गया है, ये कहानी है ना। जो एलिमेंट गैलियम है इसके जो है 10 3d इलेक्ट्रॉन्स है, जो है ना इसका भी रीजन एक्सप्लेन किया था, स्कैंडिनेवियम टू जिंक है ना, 3d इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, जो कि आपके एल्यूमिनियम के अंदर नहीं है 3d सबशेल में। अब जो आपका 3d सबशेल है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स उनका साइज इतना बड़ा, ऊपर से 3 जो है शेल, थर्ड शेल में फिर साइज इतना बड़ा है जिसकी वजह से जो है अच्छे से स्क्रीन नहीं कर सकते, स्क्रीनिंग इफेक्ट उनका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के केस में भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ट्रेंड है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में सबसे अच्छा स्क्रीनिंग एस वाले करते हैं, फिर उससे अच्छा स्क्रीनिंग पी वाले करते हैं, फिर डी, फिर एफ। अब डी 3d, अब ये जितना बड़ा साइज होगा ना किसी सबशेल का, किसी भी शेल का, ऑर्बिटल्स का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही पुअर वो शील्डिंग करेंगे बाहर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से। अब 3d इलेक्ट्रॉन्स है आपके गैलियम में, जिस वजह से जो है अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से बोला ना एटॉमिक रेडियस जिस वजह से डिक्रीज किया, उसी वजह से आपकी ये वैल्यू जो है बढ़ गई, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खिंचाव होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से जो है आपके यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स निकालना कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल से निकलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू द इनर 3d पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर 3d इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर 3d इलेक्ट्रॉन्स। इनर 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स they have a very poor shielding effect, जिस वजह से जो है आपका अंदर का न्यूक्लियस है वो अपनी अट्रैक्टिव पावर है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ बढ़ा सकता है, जिस वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा खींचे चले जाते हैं अंदर के न्यूक्लियस की तरफ। दे हैव अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज वाई दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब 3d इलेक्ट्रॉन्स है ना, काफ़ी साइज भी बड़ा होगा, जिस वजह से जो है आपके ये जो है आपके न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं आराम से फील कर सकते हैं। ये प्रॉपर वो नहीं है, ये आपको एक तरह से रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ। बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज ऑफ दीज डी जो हैं आपके, ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स and poor shielding effect, the outer electrons they will feel the charge and thus taking them out is a heavy task, मतलब कि उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, that is why the value is more as compared to aluminium। और यही सेम एक्सप्लेनेशन हम इंडियम से थैलियम के लिए भी दे सकते हैं कि क्यों बढ़ गई, है ना। थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, अब यहाँ पे जो है थैलियम की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5, एक तो यहाँ पे 3d वाले की बात कर रहे थे, 3d बड़ा है तो यहाँ पे तो 5d की बात होगी, है ना। ऊपर से अंदर 4f वाले तो और भी गंदी शील्डिंग करते हैं, है ना। शील्डिंग के मामले में s सबसे अच्छा, फिर p, उससे ज़्यादा, फिर उससे कम d, सबसे कम f, फिर g, फिर h, है ना। ये g h को आपने इग्नोर करना है, अभी इग्नोर करो, ऐसे मैं वो नहीं कर रही हूँ आपको कि नेक्स्ट इफ यू स्टडी इन हाई क्लासेस यू विल हैव टू सी देम। s p d f, है ना, सबसे अच्छी शील्डिंग आपका S करता है, उससे कम B, उससे कम D, उससे कम F, है ना। एक तो 4F, ऊपर से इतना बड़ा साइज है ना, ऊपर से जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है सबसे पुअर, फिर ये 5d इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, जिस वजह से जो है आपकी थेलियम, इसी वजह से कंबाइंड इफेक्ट है 4F 5d, आपका जो थेलियम है ना जो है, दैट इज वाई जो आपके जो बाहर के 6s2 6p1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको जो है न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, ये ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f एंड 5d, एंड दैट इज वाई जो है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना जो है मुश्किल पड़ जाएगा, जो हमें जो है दैट इज वाई द इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज यू सी हियर, ठीक है। ठीक है, पहले जो है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है आपकी बोरॉन की, है ना, पहले बोरॉन की, फिर आगे आपका ये थेलियम, फिर आगे आपका थेलियम, लेट मी डू इट इन ब्लैक, है ना। पहले आगे आपका बोरॉन,
फिर आ गया आपका ये हेलियम, फिर आ गया आपका ये गैलियम, है ना। गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ गया आपका इंडियम। ये है अपनी ट्रेंड, ये याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस और आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनके जो है ट्रेंड्स आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है, ठीक है। इंडियम है लास्ट में, ओके। अच्छा, मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब जो है आपके ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? जनरल ट्रेंड क्या है मेटालिक कैरेक्टर का डाउन द ग्रुप क्या करता है? जस्ट अ सेकंड, हाँ जी। डाउन द ग्रुप क्या करता है आपका मेटालिक कैरेक्टर, क्या करता है? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप? अच्छा, ग्रुप 2 और ग्रुप आपका 13 है, उसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन से होंगे? ये आपका बोरोन है, सिल्वरी ग्रे जो है आपके। दिस इज योर एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम। Indium, and this is your thallium. It is very toxic metal, that's why it is enclosed. So बताओ मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13 में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है? ग्रुप नंबर 2 मेटालिक कैरेक्टर है उनका ज्यादा है। जो आपके ग्रुप नंबर 13 है, दे आर लेस मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इफ वी कंपेयर देम टू दैट ऑफ ग्रुप नंबर 2। ठीक है, आपका मेटालिक कैरेक्टर है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट टेंड्स टू डिक्रीज, दैट इज व्हाई आपके राइट वाले जो है ज्यादा नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट वाले ज्यादा मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स की क्वांटिटी है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स काफी ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में। अब डाउन द ग्रुप की बात करें तो आपका मेटालिक कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, द जनरल ट्रेंड इज दैट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट metallic character decreases, moving from left to right it decreases, and moving from top to bottom down the group it tends to increase. यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत कम है। बोरॉन जो है आपका नॉन मेटालिक इन नेचर है, एल्यूमिनियम आपका मेटालिक नेचर का है। बोरॉन का जो है इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, बोरॉन जो है हार्ड है, काफी ब्लैक कलर का होता है जैसे आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाया मैंने, ब्लैकिश ग्रे कलर का ना, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैकिश ग्रे इन कलर। बाकी जो है इस ग्रुप के मेंबर जो है दे आर ऑल आर सॉफ्ट मेटल्स जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप नोटिस करना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स
दीज आर इन केल्विन, है ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का 0 का भी केल्विन ने 273 बनाया है, दैट इज वाई ये लग रहे हैं ज़्यादा पर ये लो हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोरॉन है आपका एक, बोरॉन ही आपका नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रीज़न है, क्योंकि एक तो इनका ड्यू टू द स्मॉलर साइज एंड हायर सम ऑफ 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी नीडेड टू फॉर्म, ये जो है आपके नॉन मेटल्स, मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर, डेफिनेटली मेटल्स हैं आपके, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर जो है 2 से ज़्यादा, 2 से इनके जो है कम है, डेफिनेटली कम है। क्यों? क्योंकि जो है आपका M2 पॉजिटिव बनाने में जो है एक M2 पॉजिटिव बनेगा और एक M3 पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज करके इफ दे आर फॉर्मिंग दिस आयन स्पीशीज, है ना, ये भी एक मेटालिक कैरेक्टर है। अब ये जो है M2 पॉजिटिव बनाने में लेस एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू M3 पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना, अब ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दैट इज वाई इनका जो एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इनकी जो है मेटालिक कैरेक्टर है, इट इज़ लोअर। ठीक है, ड्यू टू दी हायर एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, कल आपकी क्लास में थोड़ी लंबी करूंगी, आई थिंक वी आर गोइंग वेरी स्लो ऑन दिस चैप्टर, सो यू कैन लीव द क्लास नाउ, थैंक यू सो मच।